कैसे हैं मित्र आप लोग। आज के क्लास में आप लोगों का स्वागत है मित्र। और आज हम लोग मुगल वंश के अंतर्गत है ना बाबर जो प्रथम शासक हुए उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे मित्र, बाबर के बारे में। आइए। बाबर है ना, तो अगर देखा जाए कि बाबर जो है इनका जो शासनकाल रहा है, बाबर का जो शासनकाल है वो 1526 से 1530 ईस्वी तक रहा है। बाबर का शासनकाल कब से कब तक रहा? तो 1526 से 1530 ईस्वी तक, और भारत में रहा है ना। लेकिन इससे पहले बाबर का जो शासन था उसके बारे में भी जरा सा हम लोग जान लें। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं बाबर के मूल नाम के बारे में, चलते हैं कि जो बाबर है इसका मूल नाम क्या है मित्र। बाबर फरगना के क्षेत्र में रहते थे। इनके जो पिता थे वो फरगना के शासक हुआ करते थे, और ये अपने आप को तैमूर का वंशज मानते हैं, है ना, पिता के पक्ष के ओर से। उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे कि बाबर जो है तैमूर का 5वां वंशज है। लेकिन उसके पहले, बाबर से पहले जो 4 वंश हैं, ये 4 जो वंशज हैं उनका क्या क्या नाम है उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले आते हैं बाबर का जो मूल नाम है, कि बाबर का मूल नाम क्या है। तो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, बाबर का मूल नाम हुआ। और बाबर का जो जन्म है, जन्म क्षेत्र, तो 14 फरवरी 1483, 14 फरवरी 1483 ये बाबर का जन्म है। और जन्म स्थान, तो बाबर का जो जन्म स्थान है मित्र वो ट्रांस ऑक्सियान का क्षेत्र है। ट्रांस ऑक्सियान, बाबर का जो जन्म क्षेत्र है वो ट्रांस ऑक्सियान का क्षेत्र है ना। ये फरगना के अंतर्गत आता है। और इसका जो एक अन्य नाम है ना, वो है मावरा उन नहर। मावरा उन नहर इसका एक अन्य नाम है मित्र। और ये जो क्षेत्र है वो फरगना के अंतर्गत ये क्षेत्र हमारा आता है। माता का नाम, माता, तो इसकी जो माता थी, बाबर की जो माता थी उसका नाम है कुतलुग निगार खानम। कुतलुग निगार खानम, बाबर की माता का नाम क्या है? कुतलुग निगार खानम। पिता, बाबर के जो पिता हैं वो हैं उमर शेख मिर्जा। उमर शेख मिर्जा। नाना यूनुस खान, ये सब पूछता है मित्र। और इसकी जो नानी है, बाबर की जो नानी है एहसान दौलत बेगम। एहसान दौलत बेगम, एहसान दौलत बेगम इसकी नानी हुई। और दादा, बाबर के जो दादा हुए उसका नाम है अबू सैद मिर्जा। अबू सैद
मिर्जा। और दादी का जो नाम है आयशा दौलत बेगम। आयशा दौलत बेगम। दादा का नाम क्या है? अबू सैद मिर्जा। और दादी का नाम क्या है मित्र? तो आयशा दौलत बेगम दादी का नाम है। अकबर का जो उपनाम रहा है, उपनाम, अकबर का जो उपनाम है, बाबर का जो उपनाम है वह क्या है? तो हजरत फिरदौस मकानी। हजरत फिरदौस मकानी क्या नाम रहा है? तो बाबर का ये उपनाम रहा है। बाबर को जीवनी लेखकों का राजकुमार भी कहा जाता है मित्र। बाबर को क्या कहा जाता है? जीवनी लेखकों का राजकुमार। जीवनी लेखकों का राजकुमार, है ना। उपनाम क्या है? तो हजरत फिरदौसी मकानी है। और जीवनी लेखकों का राजकुमार के नाम से भी जाना जाता है। आजीविका ढूंढने वाला सैनिक भी इसको कहा गया है। आजीविका ढूंढने वाला सैनिक, है ना। याद रखिएगा, हजरत फिरदौसी मकानी भी कहा गया है, जीवनी लेखकों का राजकुमार के नाम से जाना जाता है, और आजीविका ढूंढने वाला सैनिक भी कहा गया है। क्योंकि प्रारंभिक समय में इसको काफ़ी कष्ट था मित्र, है ना। इसका जो क्षेत्र था फरगना, वहाँ से भी इसको हटा दिया गया था, है ना। और इधर उधर ये भटकते रहता था, कभी इस क्षेत्र को जीतता था तो कभी दूसरे क्षेत्र को जीतता था। वह क्षेत्र भी इसके हाथ से निकल जाता था, फिर किसी तीसरे क्षेत्र पर आक्रमण करता था, फिर उसको जीतता था, कुछ समय तक वहाँ रहता था, फिर वह क्षेत्र भी इसके हाथों से निकल जाता था। तो इसलिए इसको आजीविका ढूंढने वाला सैनिक के नाम से भी जाना जाता है। समझ गए ना बात को। और एक चीज़ को यहीं पर देख लीजिए, मैं इसी चीज़ को यहाँ पर क्लियर कर दे रहा हूँ कि इनके जो पिता हैं, पिता का नाम है उमर शेख मिर्ज़ा। तो पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा, तो बाबर जो है अपने आप को तैमूर का 5वां वंशज कहता है। और पिता की ओर से यहाँ पर लिखेंगे, पिता की ओर से बाबर, पिता की ओर से बाबर, है ना, तैमूर का 5वां वंश है। तैमूर का 5वां वंश है ना। बाबर जो है तैमूर का 5वां वंश है। तो तैमूर का 5वां वंश है, तो पहला जो वंश रहा मित्र वह तैमूर खुद होगा, है ना। और तैमूर के बाद जो दूसरा उसका वंश चलेगा उसका नाम है मीरान शाह। उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है मीरान शाह। मीरान शाह। तीसरा जो होंगे वो होंगे सुल्तान मुहम्मद। सुल्तान मुहम्मद, ठीक है। तीसरा क्या होंगे? सुल्तान मुहम्मद होंगे। चौथा जो होंगे मित्र अबू सैयद। अबू सैयद, है ना। और 5वां होंगे उमर शेख मिर्जा। उमर शेख मिर्जा। और छठा जो होंगे वो होगा बाबर। अगर तैमूर को छोड़ दिया जाए, मतलब तैमूर का 5वां वंश है, तो तैमूर के बाद बाबर का स्थान कितना आता है? तो 5वां आता है। 1 2 3 4 5, तैमूर के बाद बाबर का स्थान 5वां आ गया। इसलिए बोला गया कि तैमूर का 5वां वंशज है पिता की ओर से, और माता की ओर से चंगेज खां का 14वां वंशज है। तो यहीं पर लिख देंगे, माता की ओर से चंगेज खां का 14वां वंशज है। 14वां वंशज है।
है ना। माता की ओर से चंगेज खां का केम्मा वंशज है तो 14वां वंशज है, और पिता की ओर से तैमूर का केम्मा वंशज है तो ये 5वां वंशज है। तैमूर है, मीरान शाह है, सुल्तान मोहम्मद है, अबू सैयद है, उमर शेख मिर्जा और बाबर। ठीक है, तो ये तो हो गया उनका पितरी के तरफ से और मातृ के तरफ से। बाबर के जो पिता थे, बाबर जब कम उम्र का था तभी उसके पिता गुजर गए, तो 12 वर्ष की अवस्था में बाबर के पिता गुजर जाते हैं, और उसी समय बाबर जो है फरगना का शासक बनता है 1494 ईस्वी में। बाबर 1494 ईस्वी में 12 वर्ष की अवस्था में, 12 वर्ष की अवस्था में, है ना, फरगना का शासक बना। फरगना का शासक बना कितना वर्ष की अवस्था में? तो 12 वर्ष की अवस्था में ये फरगना का शासक बना। और वर्तमान में जो फरगना है मित्र, ये कहाँ पर है? तो उज्बेकिस्तान में है। उज्बेकिस्तान, याद रखिएगा, वर्तमान में जो फरगना है उज्बेकिस्तान में है। और फरगना की उस समय जो राजधानी थी, फरगना की राजधानी का नाम क्या था? तो फरगना की राजधानी का नाम था मित्र अंदीजान। ये फरगना की राजधानी थी। बाबर जो है तैमूर की राजधानी जो समरकंद है उसको भी जीतने का प्रयास करता है। बाबर तैमूर की राजधानी समरकंद को जीतने, फरगना में तो शासन कर ही रहा था, साथ ही साथ वह समरकंद को भी जीतने का प्रयास करता है। लेकिन क्या है कि समरकंद को वह जीतने का प्रयास तो करता है, लेकिन पूर्ण रूप से समरकंद को वह जीत नहीं पाता है, पूर्ण रूप से नहीं जीत पाता है। तो समरकंद अभियान, बाबर का समरकंद अभियान, बाबर का समरकंद अभियान। तो बाबर का जो समरकंद अभियान रहा मित्र, वह कौन कौन रहा? तो सबसे पहले बाबर जो है 15 वर्ष की अवस्था में 1497 ईस्वी में, है ना, बाबर समरकंद को जीतता है, समरकंद को जीता, है ना। लेकिन ये जो समरकंद था ये 100 दिन तक ही बाबर के पास रहा। 100 दिन तक समरकंद जो है वो 100 दिन तक ही बाबर के पास रहता है। उसके बाद फिर 1501 ईस्वी में बाबर ने समरकंद पर अधिकार कर लिया। समरकंद पर अधिकार, और ये कितना समय के लिए हुआ? तो 8 माह के लिए। 8 माह के लिए बाबर ने समरकंद पर जो अधिकार किया वो कितना समय के लिए? तो 8 माह के लिए। उसके बाद जो तीसरा जो इसका अभियान रहा वो 1502 ईस्वी में रहा, है ना। 1502 ईस्वी में समरकंद का शासक बना, ये समरकंद का शासक बना। उधर समरकंद को जीतने का प्रयास कर रहा था और इधर इसका फरगना जो है वो आंतरिक विद्रोह में उलझता हुआ चला जा रहा था। उधर जब समरकंद को इसने जीता तो इधर फरगना से उसका हाथ, फरगना से उसको हटा दिया गया और फरगना पर उसके जो चचेरे भाई थे जहांगीर मिर्जा वो वहाँ के शासक बन गए, है ना। तो समरकंद का शासक बना। लेकिन इसी बीच में क्या होता है? एक युद्ध होता है मित्र, और उस युद्ध को कहा गया है सरे पुल का युद्ध। याद रखेगा, सरे पुल का युद्ध, है ना। और ये सरे पुल का युद्ध किसके किसके बीच में होता है? तो बाबर प्लस शेबानी खां के बीच में होता है। ये उज्बेक सरदार है शेबानी खां, है ना। और शेबानी खां का जो साथ देता है, शेबानी खां का जो साथ दिया वह कौन देता है मित्र? तो बेशंकर मिर्जा।
सरे पुल का युद्ध बाबर और शेबानी खां के बीच में होता है और शेबानी खां का साथ किसने दिया? तो बेशंकर मिर्जा ने दिया और सरे पुल के युद्ध में बाबर की हार हो जाती है। ठीक है, समरकंद को तो वह जीता, लेकिन अस्थायी रूप से वह समरकंद पर शासक नहीं बन पाया। और इधर जो इसी बीच में क्या था कि फरगना भी जो था इसके हाथों से निकल गया और फरगना का जो शासक बन गया, फरगना का शासक कौन बन गया? तो बाबर का सौतेला भाई, बाबर का सौतेला भाई, और उस सौतेला भाई का नाम क्या है? तो जहांगीर मिर्जा। जहांगीर मिर्जा, बाबर का सौतेला भाई जहांगीर मिर्जा जो है ये फरगना का शासक बना, है ना। तो समरकंद और फरगना ये दोनों क्षेत्र जो थे वो बाबर जो है गंवा देता है मित्र। ये दोनों क्षेत्र बाबर के हाथों से निकल जाता है ना। और जब बाबर के हाथों से निकलता है उसके बाद बाबर काफ़ी मतलब हतोत्साहित हो जाता है। और फिर बाबर क्या करता है कि 1504 ईस्वी में काबुल को जीत लेता है। इसी बीच में 1504 ईस्वी में 4 ईस्वी में काबुल जीत गया। काबुल जीता कौन? बाबर, है ना। काबुल भी जीता और प्लस गजनी भी जीत गया। गजनी जीता। काबुल और गजनी का जो क्षेत्र है बाबर जीत लेता है। और 1507 में बाबर जो है वो कंधार को जीत लेता है। 1507 में कंधार को, है ना, क्या कर लेता है बाबर? तो कंधार को बाबर जीत लेता है। ठीक है, 1504 में काबुल को जीता, 1507 में काबुल को जीता, 1504 में और गजनी को जीता, और 1507 में कंधार को जीता। लेकिन कंधार जो है ये कुछ समय के लिए बाबर के पास रहा। कंधार बाबर के हाथों से निकल गया। बाबर के हाथों से निकल गया। ठीक है, अब इसी बीच में बाबर क्या करता है कि एक ईरान के शासक हैं इस्माइल खां, तो वो इस्माइल खां से एक समझौता करते हैं। और इसी बीच में कंधार में जब बाबर था तो उसी समय क्या होता है, 1507 ईस्वी में ही हुमायूं का जन्म होता है। इसी समय हुमायूं का जन्म, हुमायूं का जन्म होता है 1507 ईस्वी में। याद रखिएगा, इसी समय हुमायूं का जन्म होता है। और जब हुमायूं का जो जन्म होता है तब बाबर क्या करता है? बाबर अपनी मिर्जा की उपाधि को त्याग कर बादशाह की उपाधि धारण करता। बाबर मिर्जा की उपाधि को त्याग कर, मिर्जा की उपाधि को, बाबर मिर्जा की उपाधि को त्याग कर क्या चीज का उपाधि धारण करता है? तो बादशाह की उपाधि धारण करता है। बादशाह की उपाधि धारण करता है। याद रखिएगा, बाबर मिर्जा की उपाधि को त्याग कर बादशाह की उपाधि धारण करता है। कब करता है? 1507 ईस्वी में जब हुमायूं का जो जन्म होता है उस समय करता है। ठीक है, और इसके बाद बाबर क्या करता है कि 1511-12 में 1511-12 में ईरान के शासक शाह इस्माइल ईरान के शासक शाह इस्माइल से संधि करता है ना। और यही शाह इस्माइल बाबर को बोलता है कि आपको शिया धर्म स्वीकार करना। और इसी समय बाबर क्या है कि शिया धर्म को भी स्वीकार कर लेता है।
ऐसे तो बाबर सुन्नी धर्म का था, लेकिन वह ईरान के शासक के संपर्क में आता है तो वह शिया धर्म को भी स्वीकार करने के लिए मजबूर हो जाता है। और इसी समय बाबर जो है 1514 में समरकंद को जीता, 1514 में समरकंद को जीता, है ना। और फिर बुखारा और खुरासान को भी जीतता है। बुखारा प्लस खुरासान, खुरासान को जीता। कौन? बाबर जीता। और बाबर है यहीं पर, इसी समय बाबर जो है कुछ समय के लिए शिया धर्म को अपनाता है। शिया धर्म को कुछ समय के लिए, है ना, जबरन अपनाता है। शिया धर्म को कुछ समय के लिए अपनाता है। किससे मिलने के बाद? शाह इस्माइल से मिलने के बाद या शाह इस्माइल से समझौता करने के बाद ये शिया धर्म को मतलब अपना लेता है। ठीक है। और इसी बीच में बाबर जो है 1512 ईस्वी में पराजित भी होता है कुल ए मलिक नामक स्थान पर। याद रखिएगा, उज्बेक से अब्दुल्ला खां उज्बेक हैं। यहीं पर लिखेंगे कि 1512 में बाबर पराजित होता है। बाबर पराजित होता है किस स्थान पर? किससे होता है? तो अब्दुल्ला खां से। अब्दुल्ला खां से, है ना। अब्दुल्ला खां से बाबर जो है वो पराजित हो जाता है। और क्षेत्र, किस क्षेत्र में पराजित होता है? तो क्षेत्र का नाम है कुल ए मलिक। कुल ए मलिक क्षेत्र में पराजित हो जाता है ना। बाबर का एक बार यहाँ पर पराजय होता है मित्र। इसके बाद बाबर काबुल को जीता, है ना। कंधार को जीता। कुछ समय के लिए कंधार उसके हाथों से निकल भी गया था। फिर वो समरकंद को जीत लेता है, बुखारा को जीतता है, खुरासान को जीतता है। इसके बाद बाबर क्या करता है? वो भारत की ओर अग्रसर होता है और भारत पर कुल 5 आक्रमण बाबर करता है। भारत पर बाबर का जो आक्रमण रहा है मित्र, वह कुल 5 आक्रमण रहा है ना। भारत पर बाबर का कुल 5 आक्रमण होता है। 5 आक्रमण होता है। मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, बातों को समझना है ना। और जहाँ भी दिक्कत होती हो तो उसको पूछिएगा आप लोग। तो भारत पर बाबर ने कितना बार आक्रमण किया? तो 5 बार आक्रमण किया। तो कब कब आक्रमण करता है उस चीज को देख लें। उसका जो पहला आक्रमण है, पहला आक्रमण कहाँ होता है? तो पहला आक्रमण जो बाबर करता है मित्र, वो बाजोर नामक स्थान पर, बाजोर में पहला जो आक्रमण होता है वो बाजोर में, है ना, बाजोर में। और यहाँ पर जो आक्रमण करता है, यहाँ पर एक जनजाति रहती है, जनजाति यूसुफजाई जनजाति, है ना। कौन सी जनजाति? यूसुफजाई जनजाति। पहला आक्रमण बाजोर में होता है। जनजाति का नाम क्या है? तो यूसुफजाई जनजाति, है ना। यूसुफजाई जनजाति पर आक्रमण करता है। और यहीं पर बाबर जो है भेरा के किला जो है पाकिस्तान में, ये भेरा कहाँ है? पाकिस्तान में, है ना। तो भेरा के किला को बाबर जीत लेता है। भेरा के किला को जीतता है, किला को जीतता है बाबर। पहला आक्रमण बाजोर में, जनजाति यूसुफजाई जनजाति है और भेरा पाकिस्तान में स्थित है, वहाँ के किला को ये जीत लेता है। और सर्वप्रथम बाबर जो है यहीं पर बंदूक और तोपों का प्रयोग करता है। बाबर जो है सर्वप्रथम बंदूक और तोपों का जो प्रयोग है वो यहीं पर करता है।
सर्वप्रथम बाबर बंदूक और तोपों का प्रयोग करता। तो बाबर जो है वो तोप चलाना या बारूद का प्रयोग बाबर ने कहाँ से सीखा? तोपों को जो सजाने की जो विधि होती थी ये बाबर ने कहाँ से सीखा? तो उसके बारे में यहाँ पर जरा सा आप लोग जान ले कि बाबर ने एक तुलगामा युद्ध पद्धति को अपनाया था मित्र। तुलगामा युद्ध पद्धति है ना। तो बाबर ने जो तुलगामा युद्ध पद्धति अपनाया ये किससे अपनाया? तो उज्बेकों से अपनाया। तुलगामा युद्ध पद्धति को बाबर ने अपनाया। तो किससे अपनाया? तो उज्बेकों से अपनाया। याद रखिएगा, उज्बेकों से। तुलगामा युद्ध पद्धति को बाबर ने अपनाया तो किससे अपनाया? तो उज्बेकों से अपनाया। तोप चलाने की जो पद्धति होती थी, तोप चलाने की पद्धति तो बाबर ने जो तोप चलाने की जो पद्धति को अपनाया ये उस्मानी विधि होता था। तो उस्मानियों से ये सीखा था। उस्मानियों से तोप चलाने की पद्धति जो बाबर ने किससे सीखा? तो उस्मानियों से सीखा, है ना। बारूद का प्रयोग तो बाबर ने बारूद का जो प्रयोग करता है ये ईरानियों से सीखा है बाबर ने, ईरानियों से। याद रखिएगा, तुलगामा युद्ध पद्धति को बाबर ने अपनाया उज्बेकों से, तोप चलाने की पद्धति को बाबर ने अपनाया उस्मानियों से, बारूद का प्रयोग बाबर ने किया ईरानियों से। बाबर ने बारूद के प्रयोग को जो सीखा है वो किससे सीखा? ईरानियों से सीखा है। और घोड़ों का सफल प्रयोग तो बाबर ने यह जो व्यवस्था सीखा है वो तुर्की से सीखा है। याद रखिएगा, बारूद का प्रयोग बाबर ने कहाँ से सीखा? ईरानियों से। घोड़ों का सफल प्रयोग करने की जो विधि होती है बाबर ने किससे सीखा? तुर्कियों से। तोप चलाने की जो पद्धति होती है बाबर ने यह किससे सीखा? तो उस्मानियों से सीखा। और तुलगामा युद्ध पद्धति जो थी उस पद्धति को बाबर ने किससे सीखा? तो उज्बेकों से सीखा। समझे ना बात को। तो ये सब चीज है। बाबर ने जो पहला जो आक्रमण किया था वो आपका बाजोर नामक स्थान पर बाबर का पहला आक्रमण होता है भारत में। और दूसरा आक्रमण किसका? बाबर का। कहाँ पर? तो भारत में। तो दूसरा जो आक्रमण होता है बाबर ने कहाँ दूसरा आक्रमण किया? तो पेशावर में। पेशावर पाकिस्तान के क्षेत्र में आक्रमण करता है 1519 ईस्वी में। ठीक है। तीसरा जो बाबर का जो आक्रमण होता है भारत में, तीसरा आक्रमण बाबर ने भारत पर आक्रमण किया तो वह सियालकोट के क्षेत्र में 1520 में, सियालकोट के क्षेत्र में। और जिस समय बाबर भारत पर आक्रमण कर रहा था उस समय भारत की जो सत्ता थी वह लोधी वंश का भारत में शासन चल रहा था, है ना। तो इब्राहिम लोदी का उस समय भारत में शासन चल रहा था। तो तीसरा आक्रमण बाबर ने भारत में किया तो 1520 ईस्वी में किया, सियालकोट के क्षेत्र में आक्रमण किया। चौथा आक्रमण जो होता है बाबर का, चौथा आक्रमण वो होता है 1540 ईस्वी में। बाबर का जो चौथा आक्रमण हुआ वो 1540 ईस्वी में होता है। और ये चौथा आक्रमण जो होता है ये कहाँ पर होता है? तो लाहौर एवं दीपालपुर के क्षेत्र को जीतता है। लाहौर प्लस
दीपालपुर। दीपालपुर। चौथा आक्रमण 1540 ईस्वी में लाहौर और दीपालपुर के क्षेत्र को जीत लेता है। तीसरा आक्रमण 1520 ईस्वी में सियालकोट को जीतता है। दूसरा आक्रमण 1519 ईस्वी में पेशावर को जीत लेता है। बाबर ये सभी क्षेत्र को धीरे धीरे जीत लेता है, लेकिन भारत में वह पूर्ण रूप से आ नहीं पाता, क्योंकि भारत में उस समय जो इब्राहिम लोदी की जो शक्ति थी, लोदी वंश की जो शक्ति थी, वो चरमोत्कर्ष पर थी। और बाबर है जो बार बार भारत की ओर तो आना चाह रहा था, लेकिन आक्रमण करने का उसका कोई उस तरह से मतलब कहें तो कोई प्रवेश ही नहीं मिल पा रहा था कि वो भारत में कैसे आक्रमण करे, खुलकर आक्रमण करे। कोई उसका वैसा साथी नहीं मिल पा रहा था। लेकिन इसी बीच में क्या होता है कि बाबर को निमंत्रण दिया जाता है। तो कहाँ से निमंत्रण बाबर को मिलता है? तो पंजाब के सूबेदार बाबर को, यहाँ लिखिएगा, बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण, भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण देता है ना। तो बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण कौन देता है? तो इसमें 2-3 व्यक्ति हैं जो निमंत्रण देते हैं। तो एक तो हैं पंजाब के सूबेदार, पंजाब के सूबेदार दौलत खां लोदी। पंजाब के सूबेदार कौन है? तो दौलत खां लोदी। दौलत खां लोदी है ना, ये निमंत्रण देते, क्योंकि दिल्ली से ये सब असंतुष्ट रहते हैं, है ना। इब्राहिम लोदी का चाचा, इब्राहिम लोदी का चाचा, तो इब्राहिम लोदी के जो चाचा हैं उनका क्या नाम है? तो इब्राहिम लोदी के जो चाचा हैं उनका नाम है आलम खां लोदी। याद रखिएगा क्या नाम है? तो आलम खां लोदी। आलम खां लोदी ये निमंत्रण देते हैं। और फिर मेवाड़ के जो शासक हैं राणा सांगा, याद रखिएगा, मेवाड़ के शासक राणा सांगा। मेवाड़ के शासक राणा सांगा। ये 3 व्यक्ति जो हैं बाबर को निमंत्रण देते हैं कि आप आइए भारत पर आक्रमण कीजिए। और इन सब की जो जानकारी हमको मिलती है मित्र, तो बाबर ने अपनी आत्मकथा तुर्की भाषा में लिखा था, बाबरनामा में, उससे यहाँ पर हमको इस बात की जानकारी मिलती है ना। तो इसी बीच में बाबर क्या करता है, 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का तृतीय युद्ध होता है मित्र। पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत एक क्षेत्र है, हरियाणा के क्षेत्र में पानीपत पड़ता है, और उसी क्षेत्र में यह युद्ध होता है, पानीपत का प्रथम युद्ध। और कब होता है? तो 21 अप्रैल 1526 को। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का युद्ध होता है। और इस पानीपत के युद्ध में बाबर का जो साथ है ये सब तो देते ही हैं, लेकिन बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में यह युद्ध होता है। बाबर प्लस इब्राहिम लोदी के बीच में युद्ध होता है। इब्राहिम लोदी का साथ कौन देता है? तो इब्राहिम लोदी का जो साथ देता है मित्र, ग्वालियर शासक, ग्वालियर नरेश। इब्राहिम लोदी का साथ कौन देता है? तो ग्वालियर नरेश विक्रमाजीत। ये किसका साथ देता है? इब्राहिम लोदी का साथ देता है। तो इब्राहिम लोदी जो है युद्ध मैदान में ही मारा जाता है, और साथ में उसका साथ देने वाला विक्रमाजीत भी युद्ध मैदान में ही मारा जाता है। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का एकमात्र ऐसा सुल्तान जो युद्ध क्षेत्र में मारा गया। तो इब्राहिम लोदी ये दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान है, ये दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान
एकमात्र सुल्तान जो युद्ध क्षेत्र में मारा गया, जो युद्ध क्षेत्र में मारा गया। तो इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान है जो युद्ध क्षेत्र में मारा गया, है ना। और इस युद्ध के बाद, है ना, बाबर की जो सत्ता है वो भारत में अस्थाई हो जाती है। और जब बाबर की सत्ता भारत में अस्थाई होती है तो इसी समय बाबर कहता है कि मैंने रमजान का त्यौहार एक ही स्थान पर 2 बार नहीं मना सका था, है ना। मैंने रमजान का त्यौहार एक ही स्थान पर 2 बार ना मना सका। यह बात कौन कहता है? तो यह बात बाबर कहता है ना। कि और पानीपत के युद्ध के बाद बाबर कहता है अब काबुल की गरीबी फिर नहीं, अब काबुल की गरीबी हमारे लिए नहीं है। ये भी बात कहता है, अब काबुल की गरीबी हमारे लिए नहीं है, अब काबुल की गरीबी हमारे लिए नहीं। ये भी बात कहता है क्योंकि अब बाबर जो है वो भारत में आ जाता है, भारत के मैदानी इलाका के क्षेत्रों में आ जाता है जो काफ़ी संपन्न क्षेत्र है, चारों तरफ से नदियों से घिरा हुआ क्षेत्र है, उपजाऊ मैदान का क्षेत्र है। और इस उपजाऊ मैदान के क्षेत्रों में आर्थिक संपदा से भरा पड़ा है ना। तो बाबर इसलिए बोलता है कि काबुल का जो क्षेत्र है वो पठारी इलाका का क्षेत्र था, दुर्गम इलाका का क्षेत्र था, वहाँ पर संसाधन कम थे, है ना, और संघर्ष बहुत ज़्यादा था। तो इस कारण से बाबर कहता है कि अब काबुल की गरीबी अब हमारे लिए नहीं है और मैंने रमज़ान का त्यौहार एक ही स्थान पर आज तक 2 बार नहीं मना सका था, है ना। पानीपत के युद्ध में जीतने के बाद बाबर जो है यह बात कहता है। और बाबर जो है पानीपत का युद्ध जीतता है तो जैसे हम लोग हैं कि किसी चीज़ में सफल होते हैं तो जहाँ मन्नत मांगते हैं वहाँ पर जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। तो उसी प्रकार बाबर जो है पानीपत के युद्ध में सफल हो जाता है तो वह निजामुद्दीन औलिया और बख्तियार काकी के दरगाह पर भी जाता है ना। तो बाबर निजामुद्दीन औलिया और बख्तियार काकी के दरगाह पर भी जाता है, है ना। और पानीपत के युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने क्या किया था, काबुल के प्रत्येक व्यक्ति को क्या किया था, एक चांदी का सिक्का दिया था, एक चांदी का सिक्का दिया। पानीपत के युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने प्रत्येक व्यक्ति को क्या देता है, एक चांदी का सिक्का देता है। इस कारण से बाबर को क्या कहा गया, तो बाबर को कलंदर कहा गया, है ना। याद रखिएगा बाबर को क्या कहा गया, तो बाबर को कलंदर कहा गया। समझ गए। और इधर बाबर का जो पुत्र है हुमायूं, ये ग्वालियर पर अधिकार कर लेता है। बाबर का पुत्र हुमायूं ये किस पर अधिकार, हुमायूं ग्वालियर पर अधिकार करता है, और यहीं से हुमायूं को क्या प्राप्त होता है, तो कोहिनूर हीरा प्राप्त होता है। कोहिनूर हीरा किसको प्राप्त होता है, तो कोहिनूर हीरा हुमायूं को प्राप्त होता है ना। फिर यही हुमायूं जो है कोहिनूर हीरा बाबर को देता है, बाबर पुनः कोहिनूर हीरा किसको दे देता है, तो हुमायूं को दे देता है। तो पानीपत के युद्ध के बाद बाबर जो है 2-3 और युद्ध लड़ा था भारत में। जैसे हम लोग कहें तो जैसे खानवा का
युद्ध। ये बाबर ने लड़ा भारत में, किसके साथ? तो बाबर प्लस राणा सांगा, बाबर प्लस राणा सांगा, है ना, खानवा का युद्ध लड़ा। समझ गए बात को? तो खानवा का युद्ध भी जो था वो काफ़ी इम्पोर्टेंट युद्ध माना जाता है मित्र। और इसी युद्ध में बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। खानवा के युद्ध में राणा सांगा हार जाता है, बाबर जो है गाजी की उपाधि धारण करता है। गाजी की उपाधि कौन धारण करता है? तो बाबर जो है गाजी की उपाधि धारण करता है। और मरे हुए सैनिकों का बाबर जो है एक मीनार भी तैयार करता है। जिहाद का जो नारा दिया था इसी समय बाबर ने दिया था। जिहाद का नारा दिया कौन? तो बाबर ने जिहाद का नारा दिया, तो बाबर ने। राणा सांगा है, तो राणा सांगा का साथ कौन दिया मित्र? तो राणा सांगा का जो साथ देता है हसन खां मेवाती, पहला हसन खां मेवाती। राणा सांगा का जो साथ दिया वह कौन दिया? तो हसन खां मेवाती। और दूसरा जो है मित्र राणा सांगा का साथ कौन दिया? तो महमूद लोदी, महमूद लोदी, इब्राहिम लोदी का भाई था। ये राणा सांगा का साथ देता है, लेकिन खानवा के युद्ध में बाबर की जीत होती है। और इसी खानवा के युद्ध में बाबर कहता है कि राजपूत जो है मरना जानते हैं लेकिन लड़ना नहीं। बाबर कहता है राजपूत मरना जानते हैं लेकिन लड़ना नहीं। राजपूत मरना जानते हैं लेकिन लड़ना नहीं जानते। इसके बाद जो दूसरा युद्ध होता है मित्र, उस युद्ध को कहा गया चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध। और ये कब हुआ? तो 29 जनवरी 1528 ईस्वी को चंदेरी का युद्ध होता है। तो इसमें बाबर होता है, बाबर और प्लस मेदिनी राय। और मेदिनी राय जो है मित्र वो हार जाता है ना। और यहीं पर अधिकतर जो स्त्रियां थीं वो सती हो गई थी, है ना। अधिकतर जो स्त्रियां हैं यहाँ सती हो गई थी। और मेदिनी राय की जो रानी थी उस रानी का नाम है मणिमाला, है ना। ये मणिमाला क्या कर ली थी? तो मित्र जौहर कर ली थी, जौहर कर ली, है ना। तो चंदेरी के युद्ध में ही राजपूत स्त्रियों ने सबसे ज्यादा जौहर किया था मित्र, याद रखिएगा, है ना। राजपूत स्त्रियों ने जौहर किया था चंदेरी के युद्ध में सबसे ज्यादा, है ना। चंदेरी के युद्ध के बाद तीसरा जो युद्ध होता है वह होता है घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध कब हुआ? तो 6 मई 1529 ईस्वी को होता है घाघरा के युद्ध। और किसके बीच में होता है? तो एक बाबर है और दूसरा है महमूद लोदी, है ना। बिहार और बंगाल के अफगान सेना, यहाँ लिख दीजिए बिहार प्लस बंगाल के अफगान सेना, है ना। इसमें महमूद लोदी की क्या होती है? तो महमूद लोदी की हार हो जाती है। और यह जो घाघरा का युद्ध था ये जल और थल दोनों में युद्ध हुआ था मित्र। जल प्लस थल दोनों जगह पर युद्ध हुआ था, दोनों जगह पर युद्ध। मतलब ये एकमात्र ऐसा युद्ध है जो जल और थल दोनों जगह पर हुआ है,
है ना। घाघरा का युद्ध एकमात्र ऐसा युद्ध है जो जल और थल कहाँ हुआ है, तो दोनों जगह पर हुआ है। 6 मई 1529 ईस्वी को बाबर प्लस महमूद लोदी के बीच में महमूद लोदी हार जाता है। बिहार और बंगाल के अफगान सेना महमूद लोदी का साथ देता है, लेकिन फिर भी वो हार जाता है। और फिर बाबर की जो मृत्यु हो जाती है, वो बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को बाबर की मृत्यु कहाँ होती है, तो 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को बाबर की मृत्यु हो जाती है। और आगरा के आराम बाग में बाबर को दफनाया गया था। आगरा के आराम बाग में है ना, बाबर को दफनाया गया। बाबर को आगरा के आराम बाग में बाबर को दफनाया गया, लेकिन बाद में इसको काबुल ले गया, है ना। मुबारक यूसुफ जाई, बाबर की जो पत्नी थी, है ना, मुबारक यूसुफ जाई, बाद में बाबर की पत्नी मुबारक यूसुफ जाई ने काबुल ले गया शेर शाह के समय, याद रखिएगा, है ना। बाद में बाबर की पत्नी ने बाबर के जो शव था, उस शव को कहाँ ले गया, तो काबुल ले गया। किसके शासनकाल के समय, तो शेर शाह के समय। और ऐसे हुमायूं नामा जो गुलबदन बेगम के द्वारा रचित पुस्तक है, उस पुस्तक में बोला गया कि इब्राहिम लोदी की जो माँ थी वो बाबर को जहर देकर मार दी थी। समझ गए ना बात को। तो ये बाबर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें था मित्र। इसके अलावा और भी कुछ बातों को हम लोग देख लें। जैसे बाबर ने जो चांदी का जो सिक्का चलाया था, पहले तो बाबर ने गज ए बाबरी चलाया, है ना। नापने सरक नापने का एक था गज ए बाबरी, ये किसने चलाया, तो गज ए बाबरी बाबर ने चलाया। ताश खेलने की जो परंपरा थी भारत में, जो लाया ताश खेलने की परंपरा, तो ताश खेलने की जो परंपरा भारत में आया वो बाबर के द्वारा ही आया। ताश खेलने की जो परंपरा भारत में आया वो बाबर के द्वारा ही आया, है ना। आराम बाग का निर्माण किसने करवाया था, तो बाबर ने करवाया था। आराम बाग का निर्माण याद रखिएगा, आराम बाग का निर्माण किसने करवाया, तो बाबर ने ही करवाया था। चांदी का जो सिक्का था उसको शाहरुख कहा गया। चांदी के सिक्का को क्या कहा गया, तो शाहरुख कहा गया। कौन से सिक्का को, तो चांदी के सिक्का को। है ना। और एक और चांदी का सिक्का था जिसको बाबरी भी कहा गया है। बाबरी, ये 2 चांदी के सिक्का होते थे। तो शाहरुख जो चांदी का सिक्का था ये कहाँ चलाया गया था, तो काबुल में। और बाबरी जो चांदी का जो सिक्का था ये कहाँ चला था, तो ये कंधार में चला था। ये दोनों जो थे चांदी के सिक्का थे। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी लिखा है। तुजुक ए बाबरी अपनी आत्मकथा लिखने वाला पहला शासक तुजुक ए बाबरी, है ना। और ये किस भाषा में है, तो ये तुर्की भाषा में है। तुजुक ए बाबरी किस भाषा में है, तो तुजुक ए बाबरी तुर्की भाषा में। ठीक है, तो ये था मित्र आज के क्लास में हम लोगों ने पढ़ा बाबर के बारे में, है ना। और नेक्स्ट जो क्लास है, जो भी इम्पोर्टेंट बातें थी वो लगभग मैंने आप लोगों को शेयर किया है मित्र। अब जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम लोग हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे।
ठीक है मित्र, अगर आप लोगों का कोई प्रश्न होगा तो कमेंट में ज़रूर आप लोग लिखिएगा अपने प्रश्न को, है ना, मैं उसका आंसर देने का प्रयास करूँगा मित्र। जय हिंद, जय भारत।